सर्वोत्तम अनुभव के लिए हम आपको हेडफोन का उपयोग करने की सलाह देते हैं। रस्सी का टुकड़ा। गाइडी मोपासां। मोपासां फ्रांस के थे। 1870 से 90 के बीच उनकी लगभग 300 कहानियां, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तकें और कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में उनका स्मरणीय योगदान है। अपने लेखन में उन्होंने बुजुर्गा समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है। मानव जीवन की गहराइयों को अभिव्यक्त करने वाले मोपासां का लेखन युग की सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ हमारे वर्तमान के लिए भी उतना ही प्रासंगिक और चुनौतीपूर्ण है। गोदरविल जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब सा उमड़ पड़ा था। ये सब उपनगर की ओर जा रहे थे क्योंकि आज साप्ताहिक हाट का दिन था। पुरुष धीरे धीरे चल रहे थे, उनका शरीर झुका हुआ, बायां कंधा कुछ उठा हुआ और टांगे ऐंठी हुई सी थीं। खेतों पर कड़ी मेहनत ने उनका ढांचा बिगाड़ दिया था। उनकी नीले रंग की कमीजों पर कसकर माड़ लगाया गया था जो धूप पड़ने से चमक रही थी। गन्ने और कफ पर सफेद कढ़ाई वाली कमीजें माड़ की वजह से ऐसे फूली हुई थी जैसे गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार हो। हर गुब्बारे से एक सिर, दो बाहें और दो पैर बाहर निकले हुए थे। कुछ लोग गाय या बछड़े को रस्सी से पकड़े चले आ रहे थे और पीछे पीछे चल रही उनकी बीवियां डंडे से पशुओं को हाँक रही थी। उनके हाथों में बड़ी बड़ी टोकरियां थीं, जिनमें से मुर्गे मुर्गियां और बत्तखें झांक रही थीं। वे अपनी पतियों की अपेक्षा अधिक तेज और जीवंतता के साथ चल रही थीं। ये दुबली पतली औरतें छोटे से शॉल में लिपटी हुई थीं। उनके सिरों पर एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ था, जिसके ऊपर उन्होंने टोपी लगा रखी थी। तभी पास से एक घोड़ा गाड़ी निकली जिसमें दो पुरुष अगल बगल बैठे थे और गाड़ी के निचले हिस्से में एक औरत दोनों किनारों को कसकर पकड़े बैठी थी ताकि हिचकोले खाती गाड़ी से गिर न जाए। गोदरविल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इंसान और जानवर इस भीड़ में मिले हुए थे। जानवरों के सींग, अमीर किसानों की बड़ी बड़ी टोपियां और महिलाओं के स्कार्फ दूर से ही नजर आ रहे थे। यहाँ का माहौल कोलाहलपूर्ण था, जिसमें कभी कभी किसानों की तेज हंसी और अट्टहास गूंज उठते या फिर किसी दीवार के साथ बंधी गाय का रंभना सुनाई दे जाता। इन सबसे अस्तबल मवेशियों और गोबर, भूसे और पसीने की गंध फूट रही थी। मनुष्य और पशुओं की एक अजीब सी गंध पूरे वातावरण में फैली थी, जिससे किसान भाली भांति परिचित होते हैं। ब्रोत का मैत्र होशे कम अभी अभी ही गोदरविल पहुंचा था। वह तेजी से चौराहे की ओर कदम बढ़ा रहा था कि उसकी नजर जमीन पर पड़े रस्सी के एक छोटे से टुकड़े की ओर गई। एक सच्चे नॉर्मन की तरह होशेकम का मानना था कि हर काम लायक चीज को उठा लेना चाहिए। जोड़ों के दर्द से पीड़ित होशेकम बड़ी मुश्किल से नीचे झुका और उसने रस्सी के उस टुकड़े को उठा लिया। वह बड़ी सावधानी से रस्सी के उस टुकड़े को लपेट रहा था कि उसकी नजर मैत्र मलांदे पर पड़ी, जो अपने घर की देहरी पर खड़ा उसे घूर रहा था। मलांदे घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था। कुछ दिन पहले घोड़े की एक जीन को लेकर उनमें विवाद हुआ था और उनके रिश्ते इन दिनों खराब थे। दोनों ही दुश्मनी जल्दी भूलने वाले नहीं थे। होशेकम को यह सोचकर बड़ी शर्म आई कि उसके दुश्मन ने उसे धूल में पड़ा रस्सी का टुकड़ा उठाते देख लिया है। होशेकम ने रस्सी के टुकड़े को जल्दी से पहले अपनी कमीज के अंदर छुपाने की कोशिश की, फिर उसे अपनी पतलून की जेब में रख लिया और यह दिखाया कि जैसे वह अब भी जमीन पर कुछ ढूंढ रहा है। फिर उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ ना मिला हो और गठिए के दर्द से दोहरा हुआ बाजार की ओर चल दिया। वह जल्दी ही धीरे धीरे सरक रही शोर शराबे भरी भीड़ में खो गया, जो खरीद फरोख्त और घंटों चलने वाली मोल तोल में व्यस्त थी। किसान आते थे, भाव पूछते थे और कुछ दूर जाकर फिर लौट आते थे। उन्हें लगातार डर बना रहता था कि कहीं ठग न लिए जाएं। वे हिचकिचाते रहते और उनका ध्यान हमेशा विक्रेता की ओर लगा रहता और वे यह भांपने की कोशिश करते रहते कि उन्हें ठगने के लिए वह कौन सी नई तरकीब आजमा रहा है। बिक्री के लिए आए जानवरों के कान से लेकर खुर तक एक एक चीज परखी जाती थी। औरतें अपनी टोकरियों को जमीन पर रख कर बैठ गई थीं और उनसे बत्तखें और मुर्गियां बाहर निकाल ली गई थीं
जिनके पांव आपस में बंधे थे और आंखों में भय साफ नजर आ रहा था। वे ग्राहक की बात सुनती और काफी समय तक मोल भाव और ना नुकुर करने के बाद कीमत थोड़ी सी कम कर देती। जब सौदा नहीं पड़ता और ग्राहक धीमे कदमों से जाने लगता, तो वे अचानक आवाज देकर उसे बुलाती, ठीक है मैत्र आर्थिन, इतने में ही ले जाइए। धीरे धीरे चौराहे से भीड़ छटने लगी। दोपहर की प्रार्थना की घंटी बज रही थी और बचे खुचे लोग दुकान में चले गए। जूरदे का सार्वजनिक भोजनालय लोगों से भरा हुआ था और उसके अहाते में हर प्रकार के वाहन, बैलगाड़ियां, टमटम, छकड़े और छोटी बड़ी वैगनें खड़ी थी। कुछ धूल से लथपथ थे और कुछ में जगह जगह कीचड़ के धब्बे लगे थे। कुछ का अगला सिरा हवा में उठा था, तो कुछ का अगला सिरा जमीन पर और पिछला हिस्सा हवा में था। लंबी लंबी मेजों पर बैठे खाने वालों के दूसरी तरफ बड़ी सी भट्टी थी, जिसमें से उठ रही लपटें दाहिनी ओर बैठे लोगों की पीठ को गरमा रही थी। तीन बड़ी बड़ी सिक्कों पर मुर्गे, कबूतर और भेड़ की रानें भूनी जा रही थी और भुने हुए मांस तथा गाढ़े शोरबे की महक से खाने वालों के दिल मचल रहे थे और सबके मुंह में पानी आ रहा था। इलाके के तमाम खाते पीते लोग मैत्र जूरदे के भोजनालय में खाते थे। वह घोड़ों का व्यापार भी करता था और बड़ा दुष्ट आदमी माना जाता था। गर्मा गर्म लजीज पकवानों की रकाबियां आ रही थी और थोड़ी ही देर में खाली हो जा रही थी। हर कोई अपनी खरीद फरोख्त, फसलों और दूसरे मामलों के बारे में बात कर रहा था। मौसम हरी सब्जियों के लिए तो ठीक था, पर गेहूं के लिए अच्छा नहीं था। अचानक बाहर अहाते में नगाड़ा पीटने की आवाज सुनाई दी। कुछ स्थित प्रज्ञ लोगों को छोड़कर बाकी सब उठकर दरवाजे या खिड़कियों की ओर भागे। उनके मुंह अब भी भरे थे और हाथों में रुमाल थे। मुनादी करने वालों ने नगाड़ा पीटना बंद कर दिया और अपनी कर्कश आवाज में मुनादी शुरू कर दी। गोदरविल के सभी निवासियों और बाजार में मौजूद सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच बेंजविल जाने वाली सड़क पर एक काले चमड़े का बटुआ खो गया है, जिसमें 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित जरूरी कागजात हैं। पाने वाले से गुजारिश है कि वह इसे फौरन मेयर के कार्यालय को या फिर मानविल के मैत्र फॉर्ट्यून होलब्रेक को लौटा दें। ऐसा करने वाले को 20 फ्रैंक का इनाम दिया जाएगा। ऐसा बोलकर फिर वह वहां से चला गया। नगाड़े की ढमढम और मुनादी वाले की आवाज कुछ दूर से फिर सुनाई दी। भोजनालय में बैठे लोगों को अब एक नया मुद्दा मिल गया। ये अब यह बात कर रहे थे कि मैत्र हुल ब्रेक को बटुआ मिल पाएगा या नहीं। खाना खत्म करके वे कॉफी ही पी रहे थे, तभी देहरी पर एक सशस्त्र पुलिस ऑफिसर प्रकट हुआ। पुलिस ने पूछा, क्या ब्रोध के रहने वाले मैत्र होशेकम यहाँ पर मौजूद हैं? मेज के दूसरे सिरे पर बैठे मैत्र होशेकम ने जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ हूँ। अफसर ने कहा, मैत्र होशेकम, क्या आप मेरे साथ मेयर के कार्यालय में चलने की जहमत उठाएंगे? मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। किसान परेशान हो उठा। उसने गिलास एक घूंट में खाली किया और उठकर चल दिया। गठिए की वजह से वह सुबह से भी ज्यादा झुक गया था और बार बार दोहरा रहा था, हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। मेयर हत्थे वाली कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वह इस इलाके का नोटरी भी था। वह एक मोटा और गंभीर किस्म का इंसान था, जिसे भारी भरकम शब्द बोलने की आदत थी। उसने कहा, मैत्र होशिकम, आज सुबह आपको बेंजविल जाने वाली सड़क पर मानविल के मैत्र हुल ब्रैक का गिरा हुआ बटुआ उठाते देखा गया था। किसान भौचक्का सा मेयर को देख रहा था। वह अपने ऊपर शक किए जाने से एकदम घबरा गया था। किसान ने कहा, मैं मैंने बटुआ उठाया। मेयर ने कहा, हाँ तुम्ही ने। किसान ने कहा, ईमान कसम, मैंने इस बारे में कभी सुना भी नहीं। मेयर ने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा करते हुए देखा गया है। किसान ने कहा, देखा गया है मुझे? किसने कहा कि उसने मुझे देखा है? मेयर ने कहा, मौसियों मलांदे काठी बनाने वाले ने। बूढ़े को सुबह की घटना याद आई और सारा मामला उसकी समझ में आ गया। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। बूढ़े ने कहा, ओह, तो उसने मुझे देखा, अंधा कहीं का। उसने मुझे यह रस्सी उठाते देखा था, मैस्यू मेयर। उसने अपनी जेब में ढूंढकर रस्सी का वह टुकड़ा निकाला।
लेकिन मेयर ने संदेह भरी दृष्टि उस पर डाली और कहा, तुम चाहते हो मैत्र होशिकम कि मैं इस बात पर विश्वास कर दूं कि मैत्र मलांदे जो एक विश्वसनीय व्यक्ति है इस रस्सी को बटुआ समझ बैठा। नाराज किसान ने अपना हाथ उठाया, एक ओर थूका और कहा, लेकिन सच यही है मैस्यू मेयर, मैं अपनी आत्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ। मेयर ने आगे कहा, बटुआ उठाने के बाद तुम काफी देर तक खड़े होकर धूल में देखते रहे कि कहीं कुछ पैसा गिर तो नहीं गया है। क्षोभ और डर से बेचारे बूढ़े आदमी का गला रूंध गया। भला भला कोई कैसे इस तरह का झूठ बोल सकता है? इस तरह एक ईमानदार आदमी की प्रतिष्ठा कैसे खराब कर सकता है? भला कोई कैसे? उसके विरोध का कोई मतलब नहीं था। कोई भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। मोसियो मलांदे को भी वहां बुलाया गया, जिसने अपने आरोप को दोहराया। वे 1 घंटे तक एक दूसरे को भला बुरा कहते रहे। मैत्र होशे-कम के अनुरोध पर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें कुछ नहीं मिला। आखिरकार खींचकर मेयर ने उसे इस चेतावनी के साथ छोड़ दिया कि वह सरकारी वकील से बात करके फिर कोई आदेश जारी करेगा। यह खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई थी। जैसे ही वह मेयर के दफ्तर से निकला, तो लोगों की भीड़ ने बूढ़े आदमी को घेर लिया और उसे तरह-तरह के सवाल करने लगे। उसने रस्सी के टुकड़े वाली कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। लोग उस पर हंसने लगे। जगह-जगह उसे जान-पहचान वाले मिलते और वह सबको एक ही बात बताता। वह सबको अपनी जेबें उलट कर दिखाता, यह साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है। वे कहते, बुढ़ापे में ऐसा करते शर्म नहीं आती। चले जाओ यहाँ से। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे इस बात से खीज होने लगी थी कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और बार-बार एक ही बात दोहराया जा रहा था। रात घिरने लगी थी। उसे वापस लौटना था। वह 3 पड़ोसियों के साथ लौटने लगा और रास्ते में रुककर उसने वह जगह दिखाई जहां उसने रस्सी का टुकड़ा उठाया था। पूरे रास्ते वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता रहा। रात में उसने पूरे गांव में घूमकर सबको यह कहानी सुनाई, लेकिन कहीं किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। वह रात भर बेचैन रहा। अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे यिमैनविल के पशु व्यापारी मैत्र ब्रेंतों के एक कर्मचारी मरियस पॉवेल ने भरा हुआ बटुआ मानविल के मैत्र हुलब्रेक को लौटा दिया। उस आदमी का कहना था कि उसे वह चीज रास्ते में पड़ी मिली थी, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था। इसीलिए वह इसे घर ले आया और अपने मालिक को दे दिया। यह खबर देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई। मैत्र होशे कम को भी इसकी सूचना दी गई। वह फौरन गांव में घूमने लगा और इस सुखद अंत के साथ अपनी कहानी फिर से सबको सुनाने लगा। विजय गर्व से वह तन कर चलने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस घटना से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी कि झूठ से। झूठ की वजह से संदेह के घेरे में आ जाने से ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होता। वह सारा दिन अपना किस्सा लोगों को सुनाता रहा। कभी वह बड़ी सड़क से गुजरते लोगों को पकड़ता, तो कभी मैखाने में बैठे लोगों को, तो कभी गिरजाघर से बाहर आ रहे लोगों को। वह अजनबियों को रोक रोक कर इसके बारे में बताता। वह अब शांत था, लेकिन फिर भी कोई चीज उसे परेशान कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है। उसकी बात सुनते समय लोगों के चेहरे पर हंसी का भाव होता था। लगता था कि उन्हें विश्वास नहीं है। उसे महसूस होता था कि उसके पीठ पीछे वे उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। अगले सप्ताह मंगलवार को वह गोदरविल के बाजार में गया। उसे कोई काम नहीं था, पर वह बस पर इसलिए गया ताकि इस मामले के बारे में लोगों से बात कर सके। अपने दरवाजे पर खड़ा मलांदे उसे गुजरता देख हंस पड़ा। क्यों किया उसने ऐसा? उसने क्रिकेटों के एक किसान को रास्ते में रोका, लेकिन उसने बीच में ही होशिकम की बात काटकर उसके पेट में हल्के से मुक्का मारा और हंसते हुए बोला, बदमाश कहीं के। फिर वह मुड़कर चल दिया। मैत्र होशिकम चकरा गया। उसे बदमाश क्यों कहा गया? फिर वह जूरदे के भोजनालय में जाकर बैठा और वहां भी उसने अपनी बात छेड़ दी। मॉन्टविलियस से आए घोड़ों के एक सौदागर ने आवाज लगाई, चलो चलो, चालाक बूढ़े, ये तो बड़ी पुरानी चाल है। मैं तुम्हारी रस्सी के टुकड़े के बारे में सब कुछ जानता हूँ। होशिकम ने हकलाते हुए कहा, लेकिन अब तो बटुआ मिल गया है। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, चुप बुढ़ाओ, एक बटुआ उठाता है और दूसरा उसे लौटाता है।
जो भी हो तुम इसमें शामिल ज़रूर हो। होशिकम अवाक रह गया। उसे सारी बात समझ में आ गई। वे उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसने अपने एक साथी से बटुआ लौटवा दिया क्योंकि बात खुल गई थी। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सब एक साथ ठटक कर हंस पड़े। वह खाना भी खत्म नहीं कर सका और उनके फिक्रों और ठहाकों के बीच बाहर निकल गया। वह क्षोभ और शर्मिंदगी से भरा वापस लौटा। गुस्से और भ्रम के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह इस बात से और हताश था कि वह अक्सर अपनी नॉर्मनों वाली चालाकी की डींग हाँका करता था। उसे लग रहा था कि इसी वजह से लोगों को उस पर लगे इल्ज़ाम का यकीन हो गया था। उसे लग रहा था कि अपनी बेगुनाही साबित करना नामुमकिन होगा, क्योंकि अपनी चालबाजियों के लिए वह विख्यात था। लेकिन इस अन्यायपूर्ण संदेह से उसका कलेजा छलनी हो जा रहा था। उसने फिर एक बार सारा घटनाक्रम लोगों को बताना शुरू किया। हर दिन उसका किस्सा लंबा हो जाता था, क्योंकि हर बार वह अपनी बेगुनाही के पक्ष में कुछ नए कारण, कुछ नए तर्क और पहले से भी ज़्यादा संजीदा कस्में जोड़ता था, जिन्हें वह अपने एकांत समय में सोचता रहता था। उसका पूरा दिमाग अब रस्सी के किस्से में लग गया था। बचाव के उसके तर्क जितने ही जटिल और उसकी दलीलें और कस्में जितनी ज़्यादा जोशीली हो जाती थी, लोग उस पर उतना ही कम विश्वास करते। उसकी पीठ पीछे लोग कहते थे, ये सब झूठ बहाने हैं।" वह इसे महसूस करता था। दिल ही दिल में घुला जा रहा था और बेकार की कोशिशों में अपने को खपाए डाल रहा था। लोगों की आंखों के सामने ही वह दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। गांव के आवारा छोकरे अब मज़ा लेने के लिए रस्सी का किस्सा सुनाने के लिए कहते, जैसे किसी अभियान से लौटे सिपाही को अपनी लड़ाइयों का किस्सा सुनाने को कहा जाता। उसका दिमाग अब अक्सर भटकने लगा था। दिसंबर का अंत आते-आते उसने बिस्तर पकड़ लिया। जनवरी के शुरुआती दिनों में उसकी मौत हो गई। मरने के पहले तक वह सन्निपात में भी अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा और यह दोहराता रहा, रस्सी का एक टुकड़ा, रस्सी का एक टुकड़ा, देखिए।